हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रतिशोध भाग 3, अंतिम भाग। और मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया था बहुत पहले से, जब से मैं इस घर में आई थी। फगुनी सुगनी के सामने मैं ब्याह का महिमा मंडन करती, उनके जहन को दूषित करती। फगुनी तो कुछ समझदार थी, वह चुप रह जाती, मगर सगनी खूब खुश होती। जब वह पढ़ने बैठती तो मैं कोई ना कोई काम के बहाने उन्हें उठा देती, उनसे घर के काम करवाती। उन्हें इम्तहान के दिनों में भी नए नए व्यंजन बनाना सिखाती, जो उनके लिए कतई ज़रूरी न थे। अगर कभी सगुनी का मन ना होता स्कूल जाने का, तो मैं उसे और बढ़ावा देती, उन्हें कभी स्कूल जाने के लिए प्रेरित न करती। लेकिन इसी दौरान मैंने ये महसूस किया था कि फगुनी की आंखों में एक उदासी सी छाई रहती है। हालांकि मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, वह तो मेरी चालाकियाँ समझ ही न पाती थी। फिर भी शायद सब अपने सपने टूट जाने का गम सताता होगा। वैसे मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रही थी। हरीराम भी मेरे इरादे समझने में बिल्कुल नाकाम था। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि गांव की ही कुछ लड़कियां पास के ही कस्बे की कॉलेज का फॉर्म लाई हैं आगे बढ़ने के लिए। मगर मैंने इस बात को पूरी तरह छिपा लिया लड़कियों और उनके पिता से। आजकल मुझे फगुनी की आंखों में आंसू भी दिख जाया करते, पर मैं अपने हृदय की कोमलता और हमदर्दी को परे धकेल कर फिर अपने मिशन पर तैनात हो जाती। पता नहीं क्यों मुझे आजकल उसकी आंखें अपनी आंखों जैसी लगने लगी थी। जब मैं भैया से चाह कर भी कुछ कह नहीं पाया करती थी, उसकी बेबसी अपनी बेबसी जैसी लगने लगी थी। उस रात जब मेरी आंखें खुली तो फगुनी की सिसकियाँ मैं साफ सुन पा रही थी। मैंने उठकर पानी पिया, फिर खुद को जब्त न कर पाई और फगुनी के पास आकर बैठ गई। वह मेरी गोद में सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। मैं कुछ न बोली, मेरी आंखें भी नम थीं। कुछ देर में उसे सुलाकर मैं वापस अपने बेड पर आ गई, मगर अब मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी भारी सा था। आंगन बुहार कर मैं अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर जाने लगी। हरीराम आंगन में नल पर शेविंग कर रहा था। मेरे मुंह से निकला, लड़कियों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है। वह हैरानी से मेरा मुंह ताकने लगा। मतलब यह कि लड़कियों को आगे पढ़ाना लिखाना है या नहीं, या घर पर ही बिठाए रखोगे। मैंने कहा, पर तुम ही तो कह रही थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना, उन्हें तो पराए घर जाना है। हरीराम बोला, कहा तो था, मगर आत्मनिर्भर होना भी तो ज़रूरी है, जिसे समाज के सामने स्वावलंबी बनकर खड़ी रह सके। मैं पीछे से फगुनी की कृतज्ञ आंखें महसूस कर सकती थी। कुछ लड़कियां पास के कस्बे के कॉलेज में प्रवेश के लिए फॉर्म लाई हैं, पता कर लो, फगुनी के लिए भी ले आओ। मैंने जैसे निर्णय सुनाते हुए कहा। हरीराम ने सिर खुजाते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैं बाथरूम में आ गई। या मैंने क्या कर दिया? मुझे तो बदला लेना था। मैंने तो उनकी उन्नति का मार्ग खोल दिया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो क्या हुआ? जो मेरे लिए किसी ने नहीं किया, वह मैं किसी और के लिए कर सकूं। ये तो खुश नसीबी होती है। जो रास्ता मेरे लिए बंद कर दिया गया, वह मैं भी किसी के लिए बंद कर दूं, तो मुझ में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। आज मैं किसी से बदला लूं, कल फगुनी किसी और से। किसी को तो यह सिलसिले ख़त्म करना ही होगा। मैंने फगुनी का जीवन बर्बाद किया, क्या अपराध बोध लेकर मैं जी पाऊँगी? सोचते हुए मेरा मन हल्का होने लगा। बाथरूम से बाहर आई तो फगुनी प्रसन्नता से मुझसे लिपट गई। बोली, माँ, मेरी यह इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ कॉलेज में दाखिला लो, मगर तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे और दुनिया क्या कहेगी। मैंने आशंका जताई, पापा को मैं मना लूँगी, और दुनिया समाज की परवाह तुम क्यों कर रही हो? तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए दुनिया से नहीं लड़ सकती? उसने कहा तो मेरी आंखें भीग गईं
और मैंने भावातिरेक में उसे स्वयं से चिपका लिया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।